हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश। प्रकाश को हम बहुत ही कम शब्दों में ही समाहित किए हैं और प्रकाश को हम आज पढ़ेंगे अच्छे से और एक एक पॉइंट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर हम बात करें प्रकाश के बारे में तो प्रकाश, सबसे पहले प्रश्न उठता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा जिसके अंदर विकिरण ऊर्जा समाहित होती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करें कैसी तरंग है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश को चलने के लिए कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, अब बात करें माध्यम क्या होता है तो माध्यम ठोस, द्रव, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस ही क्या है? माध्यम है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अब इसी क्रम में बात करें हम, प्रकाश से ही संबंधित एक घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी कि जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो वह जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझें कैसे? यानी कि कोई किरण है, कोई प्रकाश किरण आ रही है जिसको हम एक नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। और एक प्रकाश किरण जो यहां से लौट रही है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक अभिलंब होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं? एक ही तल पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरी बात, यानी कि अभिलंब से आने वाली किरण, आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आई जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब से दूर जाने वाली परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निकलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I = R। इसी क्रम में एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब माध्यम क्या होता है हमने अभी बताया, माध्यम ठोस, द्रव, गैस होते हैं। बट माध्यम कैसा होता है? एक माध्यम का नाम होता है सघन, एक माध्यम का नाम होता है विरल। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित होती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इस घटना को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक सतह हमने बनाया, इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। कोई किरण है जो आ रही है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और यह जा रही थी तो यहाँ पर टकराने के पश्चात यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुई, यानी कि थोड़ा सा झुक गई, अपने मार्ग से थोड़ा सा झुक गई। जाना तो इसको सीधा था बट ये अपने मार्ग से झुक गई। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो लाइन, जो झुकी हुई लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो यहां से दो नियम फिर जन्म लेते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम साइन आई। आई क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो तीसरा जो पॉइंट हमें मिलता है वो होता है दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण पे हम थोड़ी चर्चा कर लें।
गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? इसमें जो परावर्तन की घटना घटित होगी, जो परावर्तन की घटना घटित होगी वो दबे हुए तल से होगी। जो परावर्तन की घटना घटित होगी कहां से होगी? दबे हुए तल से होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और इसमें उत्तल दर्पण में परावर्तन की जो घटना घटित होती है वह उभरे हुए तल से होती है, उभरे हुए तल से होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आइए जानें इसमें अवतल दर्पण की स्थितियों के बारे में। 6 स्थितियां होती हैं, उनका हम अध्ययन करें और इसे हम यहीं तत्काल सीख लें। अब 6 स्थितियां कौन सी होती हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक दर्पण रखा M1 M2, ये कैसा दर्पण है? कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अब इसमें यह क्या है? एक लाइन हमने खींचा जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पर एक बिंदु है अनंत, यानी कि जब इस रेखा के बाहर, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर जब हम जाएंगे तो वह कौन सा बिंदु होगा? अनंत होगा। अगर किसी वस्तु को हम अनंत पर रखें, किसी वस्तु को हम कहां रखें? अनंत पर रखें, तो इससे पहले अगर हम इसको बताएं तो एक चीज और जान लीजिए कि एक कोई रेखा हो और कोई अवतल दर्पण रखा गया हो, एक अवतल दर्पण रखा गया हो। अवतल दर्पण के 3 रूल होते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इनके 3 रूल होते हैं। पहला रूल अगर बात करें कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। रूल 2। रूल 3, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये 3 रूल आपको आरेख बनाने में मदद करेंगे। अगर हम बात करें इसी क्रम में, ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें यदि कोई वस्तु को हमने कहां पर रख दिया? अनंत पर रख दिया। वस्तु कहां है? अनंत पर। तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर, लेकिन प्रतिबिंब कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। अब आप देख रहे हैं यहां पर वस्तु कैसा सीधा रखा गया, यहां वस्तु कैसा हो गया? उल्टा हो गया है। यानी कि यदि किसी वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पहले कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, लेकिन कैसा होगा? वास्तविक तो होगा लेकिन उल्टा होगा। अब अगर हम प्रतिबिंब को अनंत से थोड़ा सा आगे यानी वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यहां से भी प्रतिबिंब एक कदम आगे बढ़कर C और F के बीच में बन जाएगी, लेकिन ये क्या होगी? पहले वाले आकार से थोड़ी बड़ी होगी, या कह सकते हो वस्तु की आधी हो जाएगी। अगर फिर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहां पर रखें? वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। इसी क्रम में अगर हम वस्तु को C और F के बीच में रख दें, कहां रख दें? C और F के बीच में रख दें, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? C के पीछे बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा। और अगर वस्तु को हम F पर रख दिए तो प्रतिबिंब कहां आ जाएगा? अनंत पर आ जाएगा, और ये क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और इसी क्रम में अगर हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, कहां पर रखते हैं? F और P के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब तो अब अनंत से दूर जाएगा नहीं, कहां बन जाएगा? दर्पण के पीछे बन जाएगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये 6 कंडीशन होते हैं जिनका आरेख आप जो हम बताए हैं 3 रूल उसकी मदद से खींच सकते हैं। पहला, अगर हम कह दें वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे बना। आकार कैसा था? बहुत छोटा। प्रकृति कैसी थी? वास्तविक एवं उल्टा। अगर वस्तु को C के पीछे रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। आकार कैसा होगा? छोटा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अगर वस्तु को हम C पर रखें तो प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अगर वस्तु को C और F के बीच में रखें, C और F के बीच में, C और F के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? C के पीछे बनेगा। यह वस्तु से बड़ा होगा और
प्रकृति इसकी वास्तविक एवं उल्टा होगी। फिर वस्तु को हम कहाँ रख दें, यफ पर। अगर वस्तु को यफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, आकार में बहुत बड़ा होगा और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगी। अब वस्तु को रखने का समय आ गया यफ एवं पी के बीच में। अगर वस्तु को यफ एवं पी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा होगी। कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। मात्र एक कंडीशन, जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो उस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि अनंत से आगे तो कोई चीज बनेगी नहीं, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। और ऐसा कैसा, आभासी एवं सीधा बन रहा है। ठीक, इसी क्रम में अगर हम 2 पॉइंट्स और देख लें तो हमारा दर्पण कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण के 2 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। पहला, अगर वस्तु को आप कहां रख रहे हैं, अनंत पे, कहां रखेंगे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यफ पर। कहां बनेगा, यफ पर, लेकिन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यफ पर। और आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, और इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा। अनंत व पी के बीच में आप कहीं पर भी, अनंत व पी के बीच में कहीं पर भी आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पी एवं एफ के बीच बनेगा, लेकिन कहां, दर्पण के पीछे। आकार कैसा होगा, छोटा, और प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम अगले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे।